सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गया हूँ नई सीरीज और ये है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एज के बारे में। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर एंशियंट हिस्ट्री में मैं कुछ 4-5 टॉपिक में से अगर कोई एक टॉपिक पिक करूँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो उसमें से एक टॉपिक है गुप्ता मौर्यन। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो कल्चरल हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। इस सीरीज को आप प्रॉपर देखते हैं तो आपका 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस मॉक लगाइए आप, है ना। और उसके बाद में अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं या अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी हैं आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को 1.5x पे लगा के देखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करना है आपको। कुछ साम्राज्य दिए हुए हैं, होयसल, गहरवाल, काकतीय और यादव। बताना है इसमें आपको कि कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए, यानी किन्हों ने अपने राज्य को 8वीं शताब्दी में स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोई नहीं, 8वीं शताब्दी में किसी ने नहीं। तो अगर हम बात करें होयसल की, तो होयसल जो है ये 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का है, ठीक है। और कहाँ पर? कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया। उनका राज्य 10वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था, जो 8वीं शताब्दी के आरंभ के बाद का है, ठीक है। तो ये भी 8वीं शताब्दी का नहीं है। गहरवाल के बारे में अगर बात करें तो गहरवाल साम्राज्य एक मध्ययुगीन भारतीय साम्राज्य था जिसने वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर अपना शासन किया। ये भी 11वीं शताब्दी के आसपास का है। ये जो साम्राज्य है गहरवाल, ये भी आपका 11वीं शताब्दी के आसपास का है और ये उत्तर प्रदेश के जो है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का है। तो काकतीय की अगर बात करें तो काकतीय साम्राज्य एक मध्ययुगीन साम्राज्य था जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो काकतीय है आपका, ये 12वीं से 14वीं के बीच का टाइम पीरियड है। और ये कहाँ पर है? ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यादव साम्राज्य की अगर बात करें तो यादव साम्राज्य, जिसने सेवना राजवंश के नाम से भी इनको जो है जाना गया, सेवना, ये साम्राज्य 12वीं-14वीं शताब्दी तक वर्तमान महाराष्ट्र में शासन कर रहा था। मतलब ये भी 12वीं से 14वीं के बीच में है और इसका स्थान कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आप हमारी लिखावट पे ना जाएं, आप हमारे जो है अच्छे से सुने और कुछ अगर लग रहा है तो आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। तो क्या ये सही है? ये गलत है, यानी ये आपका पहला जो है ये गलत है। दूसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। तो दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ें कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों के संपत्ति मामलों पर विचार करती है। तो तीसरा जो है आपका ये गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी केवल 2 बी आपका ऑप्शन होगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो तीसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर होंगे आपके पहले, तीसरे, चौथे और छठे, ठीक है। यानी पहला मगध के गुप्त, थानसेर के पुष्यभूत, कन्नौज के मौखर्य और बल्लभी के मैत्रक, यानी 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से इन्हीं राज्यों का शासन था।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, 1, 3, 4 और 6। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? चौथे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, विनिमय पत्र। मध्यकालीन अवधि के दौरान माल की आवाजाही एक वित्तीय प्रणाली के विकास से सुगम हुई, जिसने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में धन के आसान हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करी। ये हुंडियों का उपयोग करके किया गया था, जो साख पत्र या विनिमय के बिल थे। हुंडी एक छूट पर एक अवधि के बाद दे साख एक पत्र था। ठीक है, चलिए अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तो प्राचीन भारत में गुप्त वंश के काल के संदर्भ में घंटाशाला, कटुरा, कदुरा और चौल, घंटाशाला, कदुरा और चौल नगरों को किसके लिए जाना जाता था? तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, विदेशी व्यापार को संभालने वाले एक तरह से बंदरगाह थे। घंटाशाला, कदुरा और चौल ये क्या थे? बंदरगाह थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ और भी बंदरगाह अगर आप चाहें तो लिख लें, नोट कर लें। बरगया था पश्चिम तट पर, बरगया था, सुपारा था, कैलियना था, सेमिला था, मंडागोर, पालेपटमे, मिलजिगारा, अर्रौन बस, बीजांट, नौरा, टंडिस, मुजरिस, नेलिंसडा और पूर्वी तट पर कुछ बंदरगाह थे। ताम्रलिप्त, ये पूर्वी तट का मैं बता रहा हूँ। ताम्रलिप्त, चरित्रपुर, पुलरू, दंतापुर, कलिंगपट्टनम, पिथुंडा, सोपटमा, घंटाशाला, पोडुका, पुहार, कोराकई और कमारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कडुरा और घंटाशाला, काबेरीपट्टनम, पुहार और टोंडेल बंदरगाह थे। ये पांड्य क्षेत्र के बंदरगाह थे, ये ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह से क्वेश्चन हर बार ये लोग बना देते हैं, हर बार। न जाने क्यों इतना जो है लोगों को प्रिय है बंदरगाह। बिल्कुल प्रिय है, क्योंकि वो ट्रेड का एक मीडियम था और कोई भी सभ्यता तभी विकसित हो सकती है जब अच्छे ट्रेड होंगे। छठा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो छठे का राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमाप। ये एक तरह से भूमाप व्यवस्था है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये एक भूमाप व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सातवें का सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें देखें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केवल 3। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित रखते हैं। पाणिन पुष्यमित्र बिल्कुल गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन ये भी सही नहीं है। तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित रखते हैं। अब पाणिन जो है, पाणिन के बारे में बात करें तो एक प्राचीन संस्कृत व्याकरणविद और प्राचीन भारत में एक सम्मानित विद्वान थे। ये भाषा विज्ञान के जनक माने जाते थे। पाणिन बेसिकली आप देखें तो महाजनपद युग के दौरान उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे। उनकी प्रमुख कुछ कृतियां हैं, जैसे अष्टाध्यायी। उनकी कृतियां 3री और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की हैं। पुष्यमित्र शुंग जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर 151 ईसा पूर्व के बीच के हैं। इन्होंने पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक के रूप में अपना वो किया। वह हिंदू धर्म के अनुयायी थे। पुष्यमित्र मूल रूप से मौर्य साम्राज्य के सेनापति जनरल थे। 185 ईसा पूर्व में उन्होंने सेना की समीक्षा के दौरान अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ मौर्य की हत्या कर दी और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। चलिए अमर सिंह की बात कर लें। अच्छा, अमर सिंह जो है, अमर सिंह प्राचीन भारत के एक संस्कृत व्याकरणविद और ये भी एक कवि थे। गुप्त वंश के शासन के दौरान नवरत्नों में से एक थे। अमर सिंह गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, ये गुप्त वंश के एक तरह से दरबारी कवि थे, लेखक थे, जिसने 3री शताब्दी के मध्य लगभग 543 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी फोर्स लेबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती का जो है लेबर करवाना, है ना, विदाउट पे एक तरह से। तो 8वें प्रश्न का आंसर क्या है? ए होगा। मतलब इसे राज्य के इल आय का एक स्रोत, जनता द्वारा चुकाया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, है ना। कौन सा कथन सही है? तो 8वें का क्या हो जाएगा? ए। गुप्त साम्राज्य आप देखें तो लगभग 275 के टाइम पीरियड का है। इसके जो संस्थापक मैंने बताया श्रीगुप्त हैं, और चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये लोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, द्वंद्वात्मक साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में बहुत बड़े आविष्कारों और खोजों के कारण गुप्त साम्राज्य को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। विकल्प ए आपका सही है। गुप्त युग में विष्टि शब्द बलात्श्रम को संदर्भित करता है, जिसे राज्य या प्रांतीय गवर्नर या स्थानीय प्रमुखों द्वारा निर्धारित किया जाता था। इसका उल्लेख गुप्त युग के तांबे के शिलालेख में भी मिलता है, जो कई अन्य करों को सूचीबद्ध करते हैं। जूनागढ़ शिलालेख में विष्टि को कर के रूप में उल्लेख किया गया है, जो बताता है कि इसे गुजरात और मालवा क्षेत्र में लागू किया जाता था। ये दिहाड़ी मजदूर नहीं होता था, क्योंकि ये कर के बदले बलात्श्रम होता था। अगर उस टाइम पे आप कर नहीं दे सकते थे तो पहली चीज़ तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हैं कि आपको कैपिटल पनिशमेंट ना मिले और आपको कर भी ना देना पड़े, तो आपको बलात्श्रम यानी आपको एक तरह से आपको अपना लेबर आपको राज्य के लिए समर्पित करना पड़ता था, यानी समाज के लिए आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। आप टैक्स नहीं दे सकते तो आप काम करिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री वैन सॉन्ग ने उस समय भारत की सामान्य परिस्थितियों और संस्कृति के बारे में लिखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा। वैन सॉन्ग क्योंकि काफ़ी प्रभावित थे भारत के दर्शन से। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तो भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? तो 10 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। मानसूनी हवाएं जो है वो समुद्री यात्राओं को आसान कर देती थी, ठीक है। चलिए तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम पोहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। भैया मैंने क्या बताया, ये बंदरगाह है, पत्तन है। कोरकई, पूम पोहार और मुचिरी ये एक तरह से क्या है, बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग पढ़ लीजिए। चोल, चेर और पांड्य संगम युग के प्रारंभिक राजवंश थे। उनमें से प्रत्येक के पास अपने पोर्ट थे, जिनका उपयोग वो अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो मुजरिस, कोरकई, पुहार, टोंडई और अरिकामेडू पूछा जा चुका है, पीसीएस में शायद पूछा जा चुका है। अरिकामेडू जो है ये पोर्ट थे ये सारे, है ना। तो आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट व्याख्या करता है? वटकिरुतल, दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? तो वटकिरुतल क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना। अगर कोई राजा युद्ध में पराजित हो जाता था तो वो आमरण अनशन पे बैठेगा, वो अनुष्ठान करेगा आमरण अनशन का, और वो मृत्यु धारण करेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने अंदर आत्मग्लानि महसूस करता था कि उसको लगता था कि अब मेरे बारे में प्रजा क्या सोचेगी। तो वो सोचता था कि इससे अच्छा है मर जाना, तो वो आमरण अनशन को जो है ग्रहण करता था, ठीक है।
ये कोई तार्किक बात नहीं होती है ना। हार हमें आगे के स्टेप के लिए सजग करती है, तो हार भी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो दूसरे का डी होगा। अगर इसके बारे में थोड़ा बात करें तो जो वट किरुतल है ना, उत्तर की ओर मुख करके अनशन करना, है ना, इसका मतलब होता है ये एक तमिल अनुष्ठान था। ये संगम युग के दौरान विशेष रूप से व्यापक था। तमिल राजा अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की संरक्षण के लिए उत्तर की ओर मुँह करके अपनी मृत्यु वत किरुतल का सामना करने के लिए तैयार थे। अब वत किरुतल में बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लें कि वत किरुतल एक तरह से आमरण अनशन था तमिल शासकों के द्वारा, है ना। और वह कभी भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ते थे, मतलब वैरियर ब्रीड थे, वो लड़ते थे, योद्धा थे, और वो एक मार्शल ब्रीड थे। ठीक है, ये तो अकेले किया जाता था या बंदी राजा के समर्थकों द्वारा एक समूह के रूप में किया जाता था। ठीक है, तो ये दूसरे का डी आपका राइट आंसर है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में आपको बताना है। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। मतलब सामाजिक वर्गीकरण के बारे में इन लोगों को पता था। संगम साहित्य में भौतिक संस्कृत और युद्ध की रणनीति और नैतिकता के संदर्भ में ये देखने को मिलता है, क्योंकि संगम साहित्य जादुई ताकतों को नहीं मानता है। ठीक है, अब देखें तो प्राचीन तमिल साहित्य जैसे संगम साहित्य में वर्णित पवित्र शक्ति एक घटना है। इस पवित्र जादुई ताकतों को विभिन्न वस्तुओं में निवास करना चाहिए था, जिसने अंततः समाज के साथ संबंध निर्धारित किया। तो आपका बी आपका राइट आंसर है। वर्ण व्यवस्था का अभ्यास नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन इसके बारे में उनको जानकारी थी। वर्ण व्यवस्था को मानते नहीं थे, लेकिन इनके बारे में जानकारी थी। तोलकाप्पियम जो एक ग्रंथ कह सकते हैं, ये 4 जातियों के बारे में बताता है। तोलकाप्पियम में 4 जातियों का वर्णन है। बात समझ में आ रही बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वर्ण व्यवस्था आप देखें तो वैदिक काल के बाद में यहाँ पर ख़त्म हो रही थी। वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया है, अंग्रेजों ने किया है। वो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। एक तो आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था थी वो आपके उत्तर वैदिक काल में बहुत टफ दिखाई पड़ती है, और फिर उसके बाद में आपको ब्रिटिश काल में आपको बहुत ज़्यादा टफ दिखाई पड़ेगी। चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन वन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। ये क्रोनोलॉजी बताना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो 4 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी पहला जो है वो है परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना करना, ये पहला हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा ये आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा, फिर आपका ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और फिर लास्ट में है आपका ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, सॉरी सी आपका हो जाएगा। चौथे का राइट, आई एम रियली सॉरी, चौथे का आपका सी हो जाएगा। चौथे का आपका सी राइट आंसर होगा। यानी पहले जो है आपका दूसरा होगा, फिर उसके बाद में चौथा होगा, फिर उसके बाद में पहला होगा, और फिर तीसरा होगा। ठीक है, यानी पहले राजा जो आपके महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई, फिर उसके बाद में गोपाल द्वारा पाल राजवंशों की स्थापना हुई, फिर उसके बाद में राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, फिर परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई। तो ये इसका सेट है। चलिए, अब हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ बढ़े। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। 5वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, 1 और 3। कौन सा सही सुमेलित है? तो एरीपट्टी ये एक भूमि राजस्व जिसे गांव के तालाब के रखरखाव के लिए अलग रखा जाता था। एरीपट्टी तालाब के रखरखाव के लिए एक राजस्व था, और घाटिका आमतौर पर मंदिरों से जुड़े एक कॉलेज थे। ठीक है, तनियूर क्या था? तनियूर जो है ये चोल प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत एक बड़े गांव होते थे। ये अलग अलग राजस्व इकाइयाँ थी। ठीक है, ये भी जो है एक गांव होते थे, तनियूर। क्लियर? चलिए,
तो इसका 5वें का राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया, डी, 1 और 3 आपका सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की अपनी बैक सीरीज आप देखेंगे हमारी, तो 4-5 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। मैंने वही क्वेश्चंस कवर किए हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पीरियड में हम सब कुछ नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, हम वही क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। आप इसको शेयर करिए, अच्छा लगे तो आप भी इसको देखिए और हमारे चैनल को आगे बढ़िए ताकि एक मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ और साथ साथ में आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़, फिर करंट अफेयर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और ये तभी आएगा जब मेरे इस चैनल पे कम से कम 1000 व्यूज़ पहुंच जाएगा, तभी मैं आगे बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।